स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया भरोसा, कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को रोकने के लिए किए जा रहे हैं हर संभव प्रयास। 10,000 नए वेंटिलेटर्स खरीदने का आदेश, सरकारी बीईएल को 30,000 वेंटिलेटर बनाने को कहा गया। गृह मंत्रालय ने राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों को जारी किया परामर्श, दूसरे राज्यों में बड़े पैमाने पर रह रहे प्रवासी मजदूरों और छात्रों आदि को जरूरी सामान मुहैया कराने को कहा। प्रवासी मजदूरों, खेतीहर और औद्योगिक मजदूरों तथा असंगठित क्षेत्र के कामगारों का पलायन रोकने को कहा। कोरोना की आपदा के बीच रिजर्व बैंक ने संभाला मोर्चा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और सीआरआर में की कटौती। बैंकिंग जगत में 3.74 लाख करोड़ रुपए की नकदी होगी उपलब्ध। बैंकों को दिया 3 महीने ईएमआई पर राहत देने का सुझाव, क्रेडिट कार्ड पर भी राहत। आरबीआई के ऐलान का चौतरफा स्वागत, पीएम मोदी ने कहा आरबीआई की घोषणाओं से होगा मौद्रिक तरलता में सुधार, मध्यम वर्ग और व्यवसायों को मिलेगी मदद। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रिजर्व बैंक के कदम की सराहना की, बैंकों से घटी दर का लाभ ग्राहकों को शीघ्र देने की अपील। कोरोना की महामारी के बीच पीएम मोदी ने रेडियो जॉकी के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत, सोशल डिस्टेंसिंग सहित अहम मुद्दों पर जागरूकता के अभियानों को और मजबूत करने की अपील। कोविड से निपटने के लिए राज्यों की पूरी तैयारी, दिल्ली सरकार ने कहा लोगों के लिए पूरे इंतजाम, लोगों से दिल्ली छोड़कर न जाने की अपील। योगी आदित्यनाथ से दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए कहा, बाकी और राज्य भी कर रहे हैं ऐसे ही इंतजाम। बीजेपी ने 5 करोड़ जरूरतमंदों के भोजन का शुरू किया अभियान। दुनिया भर में जारी है कोरोना के खिलाफ जंग, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भी कोरोना पॉजिटिव हुए। पीएम मोदी ने ट्वीट कर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। और आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। आरबीआई ने आज जो ऐलान किए, कोरोना के संकट की आर्थिक चोट आम आदमी को कम से कम हो, सरकार इसके लिए लगातार राहत का ऐलान कर रही है। इस बीच वित्त मंत्री की घोषणाओं के 21 घंटे बाद आरबीआई ने आज ऐलान किया कि जिन्होंने कर्ज लिया हुआ है उन्हें ईएमआई पेमेंट में छूट दी जाएगी। कर्ज सस्ते करने के लिए रेपो रेट घटाया है। इन फैसलों को लॉकडाउन में मिडिल क्लास को लोन की ईएमआई पर 3 महीने की छूट मिल गई है। कोरोना की महामारी से पैदा हुए संकट के बीच रिजर्व बैंक ने मोर्चा संभालते हुए न केवल लोगों को राहत देने के लिए तमाम कदमों का ऐलान किया है, बल्कि अर्थव्यवस्था के लिए भी जरूरी कदम उठाए हैं। केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को अर्थव्यवस्था में नकदी की तंगी दूर करने और कर्ज सस्ता करने के लिए रेपो रेट और सीआरआर में बड़ी कटौती जैसे कई उपायों की घोषणा की। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन चली द्वैमासिक समीक्षा बैठक के बाद इन उपायों की घोषणा की। रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 0.75% घटाकर 4.4% कर दिया। वहीं रिवर्स रेपो दर में 0.90% की कमी कर इसे 4% पर ला दिया। The rate cut decision is 75 basis points and accordingly the repo rate stands reduced from 5.15% to 4.4%. Simultaneously, the fixed rate reverse repo rate, which sets the floor of the liquidity adjustment facility, that is the LAF corridor, was reduced by 90 basis points. I repeat, 90 basis points to 4%, thus creating an asymmetrical corridor. गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रेपो दर में कमी से कोरोना वायरस महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने में मदद मिलेगी। रेपो दर वह दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक अल्प अवधि के लिए बैंकों को नकदी उपलब्ध कराता है। वहीं रिवर्स रेपो दर वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है। रिवर्स रेपो रेट बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में काम आती है। बैंकों के पास अधिक नकदी उपलब्ध हो, इसके लिए उनके नकद आरक्षित अनुपात सीआरआर को 1% घटाकर 3% पर ला दिया गया।
केंद्रीय बैंक ने कहा है कि उसके सीआरआर में कटौती और नकद धन का प्रवाह बढ़ाने के लिए कुछ अन्य उपायों से बैंकिंग जगत में 3.74 लाख करोड़ रुपए की नकदी उपलब्ध होगी। These three liquidity measures relating to TLTRO, CRR and MSF will inject a total liquidity of 3,74,000 crore to the system. 3.74 lakh crore to the system. केंद्रीय बैंक ने देशव्यापी बंदी के चलते कर्ज की किस्त चुकाने में दिक्कतों को देखते हुए बैंकों को सावधि कर्ज की वसूली में 3 माह टालने की सहूलियत दी है। इसके साथ कार्यशील पूंजी पर ब्याज भुगतान पर भी 3 माह के लिए रोक लगाने की अनुमति दी गई है। All the lending institutions are being permitted to allow a moratorium of 3 months on payment of installments in respect of all term loans outstanding as on 1st March 2020. रिजर्व बैंक ने लोगों को आश्वस्त किया है कि देश की बैंक व्यवस्था मजबूत है, उनका निजी बैंकों में जमा धन पूरी तरह सुरक्षित है और लोगों को घबराकर पैसा निकालना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरबीआई की रेपो दर में कटौती के फैसले का शुक्रवार को स्वागत करते हुए कहा कि इन घोषणाओं से नकदी में सुधार होगा, बचत होगी और मध्यम वर्ग और कारोबारी वर्ग को मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में कहा, आरबीआई ने आज हमारी अर्थव्यवस्था को कोरोना वायरस के प्रभाव से बचाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। इन घोषणाओं से तरलता में सुधार होगा, बचत होगी तथा मध्यम वर्ग और कारोबारी वर्ग को मदद मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के भरोसे की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, रिजर्व बैंक गवर्नर की वित्तीय स्थिरता के लिए पुनः आश्वासन देने वाले शब्दों की वह सराहना करती हैं। सीतारमण ने वाणिज्यिक बैंकों से अपील की है कि वे रिजर्व बैंक की दरों में कमी का फायदा ग्राहकों तक शीघ्रता से पहुंचाएं। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि देश की वृहद आर्थिक बुनियाद 2008 के वित्तीय बाजार संकट के मुकाबले इस समय मजबूत है। गौरतलब है कि सरकार और रिजर्व बैंक इस समय देश के लोगों को राहत देने के लिए तमाम कदमों का ऐलान कर रहे हैं। एक दिन पहले वित्त मंत्रालय ने गरीबों, वंचितों, छोटे उद्योगों और बुजुर्गों तथा महिलाओं के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की, जिसमें अगले 3 महीने तक गरीबों को राशन में 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो कोई भी दाल मुफ्त देने की घोषणा की गई। इसके अलावा जनधन खाता धारक महिलाओं को उनकी खाते में 3 महीने में 1500 रुपए नकद और जिन परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस दी गई उन्हें अगले 3 महीने एलपीजी सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी विषय पर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारा विशेष है कि कोविड महामारी में आरबीआई ने आम आदमी की चिंताओं को किया कम। इस विषय पर चर्चा के लिए 2 मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डीजीआरआईएस डॉक्टर सचिन चतुर्वेदी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्काइप पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिशिर आर्थिक मामलों के पत्रकार हैं। शिशिर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिशिर सिन्हा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिशिर, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। शिशिर, आज जो ऐलान किए हैं आरबीआई ने, सरल भाषा में किस तरह से आम आदमी को सीधे सीधे राहत दे रहे हैं? एक जो राहत दिखाई देती है वो दिखती है 3 महीने तक ईएमआई की चिंताओं से दूर कर दिया है आम आदमी को। क्या असर देखते हैं? और अन्य ऐलानों के बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से लोगों को राहत मिल रही है। देखिए, बिल्कुल ऋतु, आपने सही कहा कि 3 महीने के लिए मासिक किस्त, जो आपके घर कर्ज की बात हो या फिर गाड़ी के कर्ज की बात हो, यहाँ तक कि जो क्रेडिट कार्ड पे जो आपका बकाया है, यदि वो आपने किस्तों में चुकाने की बात की है तो वो भी 3 महीने तक आपको उसके बारे में सोचना नहीं है। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है कि 3 महीने के लिए आपको एक छूट दी गई है, लेकिन ये नहीं है कि ये कर्ज माफ कर दिया गया है। जो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर आप नवंबर, मान लीजिए कि 2020 में आपकी कर्ज की किस्तें पूरी हो रही थी, तो अब वो जाकर के फरवरी 2021 में आपकी किस्तें पूरी होंगी। तो सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा, इसमें यह भी समझ लीजिए कि इसमें जो किसान क्रेडिट कार्ड है या जो खेती बाड़ी के लिए जो कर्ज लिया गया है या जो उद्योग जगत ने कर्ज ले रखा है, उनके लिए भी मासिक किस्त में जो है ये 3 महीने के लिए मोरेटोरियम यानी कि आपको राहत दी गई है। दूसरा जो खास फायदा है कि अगर जो कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट, जिसे हम कई बार हम कहते हैं कि वर्किंग कैपिटल, रोजमर्रा के खर्चों के लिए जो उद्योग जगत या कंपनियां जो या छोटे कारोबारी कर्ज लेते हैं, उस पर आपको 3 महीने ब्याज नहीं चुकाना है। लेकिन यहाँ पर एक शर्त यह है
कि चौथे महीने में पूरा ब्याज एक साथ चुकाना होगा। तो ये आपकी बात हुई जो कि इंटरेस्ट रेट और ईएमआई को लेकर के है। दूसरी तरफ अगर आप रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में जो बदलाव किया गया है वो काफी अहम है। इसलिए अहम है क्योंकि 1 अक्टूबर 2019 से हमारे यहाँ जो ब्याज दर तय करने की व्यवस्था है कर्ज पर, वो बदल दिया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट। और उसके लिए ज्यादातर बैंकों ने रेपो रेट पर अपने कर्ज देने शुरू कर दिए हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि 1 अक्टूबर 2019 या उसके बाद जिस किसी ने भी घर के लिए या गाड़ी के लिए या एजुकेशन के लिए, माफ कीजिएगा एजुकेशन नहीं इसमें शामिल करना चाहिए, लेकिन घर या गाड़ी के लिए अगर आपने कर्ज ले रखा है और 1 अक्टूबर 2019 को या उसके बाद लिया है, तो उस पर आपके ईएमआई तुरंत कम हो जाएगी क्योंकि वो रेपो रेट से लिंक्ड है। तो ये एक दूसरा फायदा है। तीसरी बात यह है कि रेपो रेट में जो बदलाव किया गया और उसके साथ साथ एक नई व्यवस्था जिसको हम लोग लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन कहते हैं, जिसके जरिए 1 लाख करोड़ रुपया 3 साल के लिए बैंकों को मुहैया कराया जाएगा। इससे क्या फायदा होगा? बैंकों के पास अतिरिक्त नकदी आएगी और वो काफी सस्ते दर पर होगी, तो वो आसानी से लोगों को और कंपनियों को, उद्योग जगत को, छोटे कारोबारियों को वो कर्ज दे सकते हैं। दूसरी तरफ सीआरआर में भी जो है वो 1% की कटौती की गई है, जिससे लगभग 1.37 लाख करोड़ रुपए जो है वो सिस्टम में आएंगे। तो एक तरीके से आप देखिए कि एक तरफ ब्याज दर में कमी का रास्ता आसान किया गया और दूसरी ओर कम ब्याज दर पर ज्यादा से ज्यादा कर्ज दे सके उसका भी इंतजाम कर दिया गया है। शिशिर, आपसे और इस पर जानकारी भी लेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ DGRIS स्टूडियो में मौजूद हैं, उनका एक बार रुख करते हैं। डॉक्टर सचिन, किस तरह से आप देखते हैं इस संकट की घड़ी में खासकर कोरोना का एक वैश्विक असर अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है, ऐसे में भारत में लोगों को किसी तरह का अर्थव्यवस्था को लेकर डर ना हो, साथ ही साथ उनकी एक जो निजी जो असुरक्षा है, उनकी पूरी आर्थिक अपनी व्यवस्था को लेकर उसे दूर करने में इन कदमों को आप किस तरह से देख रहे हैं? रितु जी, देखिए 3 बिंदु आज निकल करके आए हैं। गवर्नर ने जो अपना स्टेटमेंट आज सुबह दिया, पहला जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि जिस दर पे लोगों को और उद्योग को, स्पेशली जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, उनको जो पैसा मिलेगा बैंक से, उसमें अभी तक जो उनके कर्जे का भार था वो 3 महीने के लिए, जैसा शिशिर जी ने बताया, वो 3 महीने के लिए भार में कुछ कमी हुई है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो लोग पैसा बैंक से लेना चाहते हैं, उसके बाद के समय में अपनी किश्तों का एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, आज रिजर्व बैंक गवर्नर के स्टेटमेंट के बाद में एक बड़ी लिक्विडिटी मार्केट के अंदर आई है। 3,74,000 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक ने आज मार्केट में अवेलेबल कराने की घोषणा करी है। इसको 3 अलग अलग स्वरूपों में देखा गया है। उसकी चर्चा अब आपकी रिपोर्ट में और शिशिर जी ने भी करी। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि जिन लोगों की किश्त अभी 3 महीने के लिए बकाया थी और जिसका भार लोगों के ऊपर आ सकता है, वो इंडिविजुअल बैंक्स तय करेंगे। तो वो जो इंडिविजुअल बैंक्स हैं वो चूंकि आरबीआई तो रेगुलेटर है, आरबीआई रेगुलेटर की भूमिका में उन्होंने एक गाइडलाइन सारे बैंकों के लिए जारी करी है। बैंक उसको कितना इंप्लीमेंट करते हैं, कितना ट्रांसफर करते हैं, ये मुद्दा देखने लायक होगा। लेकिन मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक ने इसके साथ ही एक जो दूसरा काम किया है वो ये महत्वपूर्ण किया है कि जो कमर्शियल पेपर्स हैं या जो दूसरे संसाधन हैं जहां बैंक जाके अपना पैसा पार्क कर सकते थे, उसके लिए दिए जाने वाले सारे इंसेंटिव्स में कमी करी है। तो इस तरह से रिजर्व बैंक ने जो हमारे कमर्शियल बैंक हैं उनको गाइड करने का प्रयास किया है, चाहे वो निजी क्षेत्र में है, चाहे सार्वजनिक उपक्रम है। उन सभी से कहा गया है कि वो लोग अब उद्योग को पैसा दें। उद्योग किस स्थिति में है ये महत्वपूर्ण है। और जो 3 महीने की उनको राहत मिली है, मुझे लगता है शायद नई ऊर्जा के साथ बैंक और उद्योग वापस आर्थिक जगत में जो हमें डायनामिज्म चाहिए, जो एक्टिविटीज चाहिए, वो शायद हम वापस लेकर आ पाएंगे।
डॉक्टर सचिन, अगर हम समझ पा रहे हैं तो क्या आपके कहने का ये भी अर्थ हुआ कि बैंकों पर निर्भर करता है रेपो रेट कम करने के बाद, वो आरबीआई के रेपो रेट कम करने के बाद ये बैंकों पर निर्भर करता है कि वो अपने ग्राहकों को कितनी छूट ईएमआई और लोन की ईएमआई पे देते हैं। लेकिन इसको मुकम्मल करने के लिए क्या इस बार की छूट में, जिसको कि अप्रत्याशित भी माना जा रहा है, जो तमाम ऐलान किए गए हैं और कोविड जैसे संकट को देखते हुए बैंकों को एक ताकत भी दी है लिक्विडिटी की आरबीआई ने अपने इस पूरे ऐलान में, कि वो उस तरफ अब अपने कदम बढ़ाएं। शिशिर, आपसे एक बार पहले इस पे एक जवाब ले ले। क्या अब से पहले जो ये संदेह हमेशा तो होता था, एक सवाल होता था कि रेपो रेट कम करने के बाद भी तमाम बैंक उसको उस तरह से लागू नहीं करते हैं, क्या आज के ऐलान में वो गुंजाइश भी बैंकों को दी गई है, एक तरह से वो एक पुश, एक कुशन दिया गया है कि वो इस तरफ अब आगे बढ़ें? देखिए, तकनीकी तौर पर यह बात सही है कि ये बैंक पर निर्भर करता है कि वो इसका कितना फायदा देते हैं, लेकिन व्यवहारिक स्थिति यह है कि जब सरकार ये उम्मीद जताती है कि बैंक इसका फायदा तुरंत देंगे, तो आप इसको एक तरीके से निर्देश के तौर पर भी देख सकती हैं। दूसरा, जैसा मैंने आपसे कहा कि अक्टूबर 2019 से एक नई व्यवस्था ब्याज दर तय करने की हो गई है, तो वहां पर रेपो रेट में कमी हो और बैंक उसका फायदा न दे, ये व्यवहारिक नहीं होता, ये संभव नहीं होता है, तो वो उसका फायदा मिलेगा। हाँ, जिन्होंने 30 सितंबर 2019 तक कर्ज ले रखा है, और चाहे वो फ्लोटिंग रेट पे रहा हो चाहे फिक्स्ड रेट पे रखा हो, वहां पर किसी तरह के ईएमआई में कमी की बात है, वो फिलहाल तुरंत होता हो ये दिख नहीं रहा है। एक बात और कहना चाहूंगा कि अब बैंकों के लिए दूसरे जगहों पर पैसा रखना बिल्कुल फायदेमंद नहीं होगा। आप इसको इस तरीके से समझिए, रेपो रेट पर ब्याज दर 4.4% है, रिवर्स रेपो रेट पर 4% है, यानी कि जो पैसे पे आप लोगों को कर्ज दे सकते हैं उसमें 4.4% में मार्जिन जोड़ दीजिए, मान लीजिए 0.25 कर दीजिए, तो वहां पे आपको लगभग 4.25 से 5% तक ब्याज मिल सकता है। जबकि वही पैसा अगर आप रिजर्व बैंक में रखते हैं रिवर्स रेपो रेट की तरफ, तो सिर्फ आपको 4% मिलेगा, तो ये 1% का नुकसान है। थोड़ा बहुत आप एनपीए की बात जरूर कर सकते हैं, जोखिम तो होगा ही होगा, लेकिन आपको फायदा वहां पर ज्यादा होता हुआ दिखेगा, और बाकी दूसरे माध्यमों में भी आपके लिए पैसा लगाना जो है वो फायदेमंद नहीं रहेगा। इसीलिए बाजार में नकदी बढ़ी है और ब्याज दर कम करने का रास्ता बना दिया गया है। अब ऐसे में उम्मीद यही की जानी चाहिए कि उद्योग को सस्ता और आसानी से कर्ज मिल सकेगा। जी, अब डॉक्टर सचिन, एक दो सवाल जो आम लोगों के मन में हो रहे होंगे, अगर अपने टर्म लोन की किश्त नहीं चुकाई तो उसे डिफॉल्टर नहीं माना जाएगा अब ये आज के ऐलान के बाद? क्योंकि लोगों के मन में यही सारे सवाल हैं। अगर 3 महीने तक वो अपनी ये किश्त नहीं देते, बैंकों को माफ करना है, बैंक क्रेडिट कार्ड पे आपसे ईएमआई अब नहीं मांगेगा, आपके जो लोन चल रहे हैं उसके लिए बैंक आपसे 3 महीने तक ईएमआई का कोई तकादा नहीं करेगा, लेकिन उसकी बैंक एक व्यवस्था बनाएगा कि किस तरह से इस 3 महीने की ईएमआई को आपसे ले। जी डॉक्टर सचिन, बिल्कुल वो क्या विकल्प भी हो सकते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अगर आप देखें कि जो बैंक हैं वो क्यों तकादा कर रहे थे, क्योंकि बैंक को ये डर होता है कि उनका जो दिया हुआ लोन है वो उनके एनपीए में शामिल हो जाएगा। तो जैसा आज घोषणा रिजर्व बैंक गवर्नर ने करी है कि उसको हम एनपीए में शामिल नहीं करेंगे, तो अगले 3 माह जो एनपीएस का असेसमेंट होता है उसमें इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा अगर लोन पर इस तरह की किफायतें दी गई हैं ग्राहकों को आगे। तो जो बैंक की जो चिंताएं हैं उसका भी आज गवर्नर ने एड्रेस करने का प्रयास किया है, और वही जो हमारे ग्राहक हैं बैंकों के जिन्होंने कर्जा लिया हुआ है या आने वाले समय में वो लेने की योजना बना रहे हैं, या जैसा आज बैंक के स्टेटमेंट में कहा गया कि बैंक भी आगे बढ़कर के उनके साथ मिलकर के जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के उपक्रम्स हैं उनको भी लोन आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो इस सारी सिचुएशन में जो स्थिति बन रही है वो ये है कि हम नए आर्थिक गतिविधियों को देख सकते हैं, हम एक नया डायनामिज्म देख सकते हैं, और कोविड के कारण जो लॉकडाउन 21 दिनों का देश के अंदर हुआ है उसके बाद जब हम आर्थिक गतिविधियां शुरू करें तो वो तेजी से आगे बढ़ सकें। शिशिर, बैंकों में लिक्विडिटी रहेगी इसको भी सुनिश्चित किया गया है, ये विश्वास भी लोगों में जताने की कोशिश की आज आरबीआई ने। तो हम ये इसको इस तरह से भी देखें कि तमाम जो छोटे लघु उद्योग जो थे उन्हें और कुटीर उद्योग जो हैं
उन पर एक तरह से इस समय जो संकट की घड़ी है उससे उबरने के लिए उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये भी साफ दिखाई देता है कि आने वाले समय में उन्हें और कर्ज लेना हो तो वो ले सकते हैं, उसकी तमाम सुविधाएं भी दी जाएंगी। बिल्कुल, देखिए वर्किंग कैपिटल जिसको हम लोग कहते हैं कि आपके आम कामकाज के लिए जो पैसा चाहिए, वो पैसे के लिए आपको कर्ज लेना हो तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो दिक्कत किन परिस्थितियों में होती है? पहला तो ये है कि जब उनका अकाउंट एनपीए बन जाए, उसका इंतजाम कर दिया गया कि वो अकाउंट एनपीए नहीं बनेगा। दूसरी दिक्कत कब होती है? जब ब्याज दरें ज्यादा हो, तो ब्याज दर कम करने का रास्ता खोल दिया गया है। तीसरी दिक्कत कब होती है? जब बाजार में नकदी नहीं हो, नकदी 4.25 लाख करोड़ रुपए की डाली गई है। तो इन तीनों ही परिस्थितियां जो आपके अनुकूल हो जाएं तो आपके लिए परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए, हम सभी जानते हैं कि बहुत चुनौतीपूर्ण समय है, परेशानी कितनी बड़ी है हम इसका अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन सिर्फ हम इसी भरोसे बैठे रहें कि परेशानी का जब आकलन करेंगे और तब जाकर के उसका इंतजाम करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो अगर धीरे धीरे चीजों का इंतजाम होना शुरू हो जाए तो आने वाले दिनों में जब लॉकडाउन खत्म होगा और उसके बाद जब गतिविधियां शुरू होंगी, उस समय छोटे और मझोले उद्योग को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत पड़ेगी। और मुझे लगता है कि कल जैसे ईपीएफओ में उनको रियायत दी गई है कि 24% तक कंट्रीब्यूशन होगा, और अब लोन के बारे में जो उनको मदद देने की बात है पूरे उद्योग जगत के साथ, मुझे लगता है कि लॉकडाउन के बाद जब वो वापस कामकाज शुरू करेंगे तो उनके लिए कामकाज करना थोड़ा आसान हो सकता है। जी शिशिर, बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर, विस्तार से इन तमाम ऐलानों पर एक तरह से जनता को भी समझाने के लिए कि किस तरह से आने वाले 3 महीने उनके लिए आर्थिक संकट नहीं लेके आएंगे। लगातार सरकार तमाम वो ऐलान कर रही है जो आपको खासकर इन संकटों से आजाद कर सके। जब आप घर में हैं, 21 दिन के लॉकडाउन के बाद भी अगर ये स्थिति आगे बढ़ती है तो आपको परेशानियां कम से कम हो। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर। हमारे साथ हमारे आर्थिक मामलों के संवाददाता अजय मिश्र भी जुड़ गए हैं। अजय, हमने देखा कि जिस तरह से कल कुछ ऐलान किए गए बड़े वित्त मंत्री द्वारा और 21 घंटे के भीतर ही आरबीआई ने आज ये ऐलान करे, आने वाले समय में जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि लोगों को राहत देने के लिए कुछ और ऐलान भी सामने आ सकते हैं। जी अजय। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और जिस तरह से आपके साथ जो चर्चा कर रही थी शिशिर जी, वन ऑफ द फाइनेस्ट जो डायरेक्टर हैं खुद आरबीआई में, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी, इससे आगे बढ़कर मैं जो कुछ ऐड ऑन करना चाहता हूँ आज की आरबीआई से, कि जो सबसे बड़ी राहत की बात जो आज हमें आरबीआई गवर्नर के उद्बोधन से पता चली हुई है कि देश का जो फाइनेंशियल डॉक्टर है कि ये जी अजय अपनी बात पूरी करिए। जी, तो देश का फाइनेंशियल सिस्टम सुरक्षित होना और लोगों को ये एश्योरेंस देना कि किसी भी तरह के पैनिक विड्रॉल की जरूरत नहीं है, ये बहुत बड़ा एश्योरेंस है। दूसरी बात, हम आरबीआई की ओर इस बात के लिए देखते हैं कि वो इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर पर क्या कुछ बोलते हैं। आज गवर्नर ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि महंगाई में जरूर थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन रिकॉर्ड फूड प्रोडक्शन को देखते हुए आगे आने वाले दिनों में इसमें कमी होने की संभावना है। ये बहुत अच्छी खबर मुझे लगता है आम आदमी के लिहाज से। जिस तरह से हमने कल देखा, गरीबों और जो कि मजदूर वर्ग हैं उनकी सुरक्षा के लिए जो केंद्र सरकार है उसने 1.7 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की, और अब हमें लगातार अलग अलग राज्य सरकारों की ओर से भी राहत पैकेज के ऐलान आते हुए दिखाई दे रहे हैं। राज्य सरकारों की भूमिका इसमें और ज्यादा आगे बढ़ जाती है लोगों को राहत पहुंचाने के लिए। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस गवर्नर आरबीआई का, यह बहुत ही एश्योरिंग था इस बात को लेकर के कि महंगाई आगे आने वाले दिनों में नहीं बढ़ेगी, और जो बैंकिंग सिस्टम है, जो फाइनेंशियल सिस्टम है, बहुत ही तंदुरुस्त है, सुरक्षित है, और इसलिए लोगों को पैनिक विड्रॉल की जरूरत नहीं है। आज इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने भी अपील की है लोगों से कि बहुत जरूरी हो तभी आप बैंक में जाएं। जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, वो बैंक का रास्ता न देखें, यानी वॉक। जी हाँ, बिल्कुल, लगातार हर तरह से ये हिदायत दी जा रही है कि स्टे होम, आप कम से कम बाहर निकले अपनी ज़रूरतों के लिए। डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन तरीके अपनाएं इन तमाम ट्रांजैक्शंस के लिए। डॉक्टर सचिन, आज जब हम देखते हैं देश 1 करोड़ 30 लाख की आबादी का देश इस समय जिस संकट से गुजर रहा है, उसमें
क्या आपको लगता है कि जो व्यवस्था पिछले 6-7 साल में तैयार की गई है, खासकर जनधन योजना के जरिए, उज्ज्वला योजना के जरिए, आज उसी के जरिए हम इन लोगों को घर बैठे इस महामारी में जब बाहर निकलना सबसे ज्यादा नुकसानदायक है, उन तक तमाम सुविधाओं को पहुंचा पा रहे हैं? यानी उन योजनाओं का एक बड़ा असर इस रूप में भी दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही सवाल रितु जी आपने किया। 2014 में प्रधानमंत्री ने आने के बाद जो नई कार्यक्रमों की शुरुआत करी, उससे एक नए युग की शुरुआत हुई है भारत के अंदर, जिसमें हमने देखा कि न सिर्फ डिजिटलाइजेशन पर महत्व दिया गया, बल्कि जो उसके लीकेजेस हैं, जो ट्रांसफ़र करने में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र को जो हमने बायोमेट्रिक बनाया, आधार इनेबल्ड ई पेमेंट सर्विसेज शुरू करी, इसको देखते हुए आज इस लॉकडाउन के दौर में भी सरकार उन लोगों तक सीधे पहुंच पा रही है जहां आवश्यकता है। और उस आवश्यकता में हम देख रहे हैं कि बिना किसी करप्शन के, बिना किसी लीकेज के सरकार पैसा वहां तक पहुंचा पा रही है जहां उसकी ज़रूरत है। और ये आवश्यकता बैंक खुद ग्राहकों तक पहुंच रहे हैं, रिजर्व बैंक उसको मॉनिटर कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि जो वित्त मंत्रालय की वित्त मंत्री द्वारा जिन घोषणाओं को कल किया गया, उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उसमें महिलाएं हैं, उसमें मजदूर हैं, उसमें कृषक समाज के लोग हैं। तो एक बड़ी समाज के विभिन्न तबकों की बातचीत है जहां हम सीधे पहुंच पा रहे हैं। और ये जो हमने पिछले 6 सालों में लगातार प्रयास देखे हैं, जिसमें कई तरह की ऐसी स्कीम्स आई हैं जिससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को सुदृढ़ किया गया है, मजबूत किया गया है और उससे लीकेजेस समाप्त किए गए हैं। आज उसी का हमको और देश को फायदा मिल रहा है। जी अजय, जिस तरह से डॉक्टर सचिन ने भी कहा कि एक पूरी व्यवस्था तैयार की गई है देश में, उसका एक तरह से फायदा भी कह सकते हैं इस तरह के संकट में जो देश को मिल रहा है। हम लोगों से संपर्क जिस तरह से कर पा रहे हैं, स्वयं सहायता समूहों के जरिए भी जिस तरह से महिलाओं को भी एक तरह से कोलैटरल फ्री लोन की जो सुविधा भी दी गई है, वो लोगों की चिंता, ये कहीं लोगों की चिंता ना हो कि व्यवस्था कहीं डगमगा रही है, ये विश्वास जगाने की पूरी कोशिश की गई है। अजय तक हमारी आवाज दी जा रही है, लेकिन डॉक्टर सचिन आपके पास एक बार फिर रुक करेंगे। जो बात हम अभी भी कर रहे थे कि जिस तरह की एक पूरी व्यवस्था तैयार की गई है, क्या आज आपको लगता है गृह मंत्रालय ने भी एक एडवाइजरी जारी की गई है खासकर प्रवासी मजदूरों के लिए, और जो लोग शहर छोड़ के बाहर जा रहे हैं, वो एक बड़ा संकट था जिसको कि प्रधानमंत्री ने अब से कुछ दिन पहले अपने ट्विटर के जरिए उनसे एक तरह से अनुरोध भी करा था कि वो किसी जगह को अपने छोड़ के ना जाएं। आज की एडवाइजरी का आपको क्या लगता है, कितना असर दिखाई देगा और किस तरह से काम करने की जरूरत है? क्योंकि 80 करोड़ गरीबों को 3 महीने तक 5 किलो चावल, गेहूं और दाल मुफ्त देने की घोषणा कल वित्त मंत्री ने की है। देखिए, ये एडवाइजरी बिल्कुल समय पर आई है और अगर आप देखें तो तमाम जगह से ये खबरें आ रही हैं कि लोग वापस अपने गांव की तरफ, अपने मूल स्थान की तरफ लौटने का प्रयास कर रहे हैं। वो वापस वहां जाना चाहते हैं, वो वापस उस सुरक्षित माहौल में वापस जाना चाहते हैं। तो इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वो उन सभी चीज़ों को मुहैया कराएं जो उन लोगों की वापसी के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा खुद कई तरह की घोषणाएं कल की गई और स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा उसका जिक्र भी किया गया, वित्त मंत्री ने कल किया और आज रिजर्व बैंक ने भी उन तबकों तक पहुंचने का प्रयास किया है जहां ये सुविधाएं जुड़ी हुई हैं। तो हम देखते हैं कि एक तरह का प्रयास हो रहा है, लेकिन एक बड़ी संख्या में जो श्रमिक वर्ग है वो वापस लौट रहा है, लेकिन उनको सारी सुविधाएं मिलें, उनको वापस गांव तक पहुंचाने की व्यवस्थाएं की जाएं, इसकी तरफ एडवाइजरी आज जारी की गई है गृह मंत्रालय द्वारा। अब मुझे लगता है कि वो अत्यंत आवश्यक थी और समय पर ये एडवाइजरी इशू हुई है। जहां बिल्कुल लगातार सरकार की कोशिश है कि 130 करोड़ की जनता में ये विश्वास कायम रहे कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इन 3 महीनों को, खासकर इस लॉकडाउन के पीरियड और उसके आगे भी, लोगों को किसी भी तरह के आर्थिक संकट से बचाया जा सके, कम से कम उसकी चोट लगे, इसकी कोशिश की जा रही है। एक बार फिर हम भी इस मंच से तमाम लोगों से एक अपील करेंगे
खासकर कामगार मजदूर और उनके लिए भी, प्रवासी मजदूरों के लिए भी लगातार सरकार ये एडवाइजरी जारी कर रही है और कह रही है कि वो अपनी जगह छोड़ के ना जाएं, उनके लिए पूरी खाने पीने की तमाम व्यवस्था की जाएगी। तो एक बार फिर हम अनुरोध करेंगे कि आप लोग अपने घर पे रहें, घर से बाहर न निकलें जब तक कि बहुत ज्यादा कोई इमरजेंसी सिचुएशन ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सचिन आपका भी स्टूडियो आने का और विस्तार से इस चर्चा के लिए।